अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर। सर। वेलकम बेटे। जस्ट अ मोमेंट। Dear students, as per our routine, if you have any question from previous lecture, you can ask that question first. जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें आप? No? Very good. नो सर। Okay. Today's topic जिस पे मुझे आपसे डिस्कशन करनी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, जी बोले। सर जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, अभी ठीक है? हेलो। नो सर कम आ रही है। राइट, अभी ठीक है? सर चलो, उतनी ही है। अब मैं उतनी है। क्या बाकी लोगों को भी ऐसे ही आ रही आवाज? सर अब ठीक हो गई है। अब ठीक हो गई है? मैंने तो कुछ नहीं किया, उधर ही है। सर बीच चले में से तेज हो जाती है, बीच में से हल्की हो जाती है। चल ठीक है, वो हो सकता है नेट का कोई इशू हो, यूनिवर्सिटी का नेट ऐसे ही है। राइट जी। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कशन करनी है, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक क्लोस्ट्रीडिया। तो दो है न्यूरोटॉक्सिक क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई and the other one is Clostridium botulinum। तो पहले क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई पे बात करते हैं। मार्फोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव थिन रॉड्स हैं और अंडर एडवर्स कंडीशंस इस बैक्टीरिया में टर्मिनल एंडोस्पोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस जस्ट लाइक ड्रमस्टिक है। तो ये करेक्टर है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई का। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं ड्यू टू टर्मिनल बल्जिंग एंडोस्पोर्स। इसकी ड्रम स्टिक अपीयरेंस है और इस तरह की अपीयरेंस किसी और बैक्टीरिया में नहीं है, करेक्टरिस्टिक है और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। हैबिटेट इस बैक्टीरिया का क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नॉर्मल इनहेबिटेंट है इन द intestinal tract of animals, particularly equines like horses, mules, donkey, asses, और रेगुलरली इनके डंग के साथ
डंग कहते हैं, इक्वाइन्स के एक्सक्रीटा के लिए वर्ड यूज किया जाता है। पास आउट होता है एनवायरमेंट में, एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो एनवायरमेंट इसके लिए फेवरेबल नहीं है। ये अपने आप को एंडोस्पोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके एंडोस्पोर्स हमारे जैसे मुल्क में रोड्स पे, फील्ड्स में, सॉइल में प्रेजेंट है। ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसमिशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट है डीप पंक्चर्ड वूंड का मौजूद होना। और डीप पंक्चर्ड वूंड वो होता है जिसकी ओपनिंग स्मॉल होती है लेकिन अंडरलाइंग इंजर्ड एरिया ज्यादा होता है। और इस तरह के वूंड्स आ जाते हैं ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नेल से, नीडल से, थॉर्न से, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट कोई शार्प ऑब्जेक्ट पियर्स कर जाए तो डीप पंक्चर्ड वूंड आ जाते हैं। तो पहला पहला काम ये चाहिए कि वूंड आ जाए। सेकंड काम जो चाहिए कि उस वूंड के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई के एंडोस्पोर्स कंटेमिनेट कर जाएं, वूंड के अंदर एंडोस्पोर्स एंटर हो जाए। थर्ड रिक्वायरमेंट जो चाहिए कि उस वूंड की ओपनिंग क्लोज हो जाए। अब क्या होगा कि एंडोस्पोर्स एक क्लोज कैविटी में प्रेजेंट होंगे जहां पे वुंडेड टिश्यू मौजूद है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो सेल्स हमारे इंजर हो जाते हैं वो एक नेचुरल मैकेनिज्म के तहत प्रोग्राम्ड सेल डेथ में जाते हैं, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। अब इन सेल्स की जो वुंड के अंदर इंजर्ड है, डेथ होगी और डेड टिश्यू डिग्रेड होगा एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डेड टिश्यू गैसेस प्रोड्यूस होगी और स्किन के अंडर जहां पे ये एंडोस्पोर्स ट्रैप हुए थे वुंड में, वहां पर एन एरोबिक एनवायरमेंट बन जाएगी, एन एरोबिक कंडीशन अवेल हो जाएगी। और एन एरोबिक कंडीशन क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई के लिए फेवरेबल है क्योंकि ये एन एरोबिक बैक्टीरिया है। ये अपने एंडोस्पोर्स को शेड करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वेजिटेटिव फॉर्म में और उस लोकल जगह पे वुंड के अंदर ही इस बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एंड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये बैक्टीरिया फिर दो टॉक्सिन सिंथेसाइज करता है। एक टॉक्सिन का नेम है पेट्रोलाइजीन। अभी तक आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रोटीन या टॉक्सिन के एंड पे लाइजीन का वर्ड हो
दैट इंडिकेट कि वो सेल्स की लाइसिस करेगा। तो ये टॉक्सिन मजीद सेल्स की लाइसिस करता जाता है और बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन और एनएरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अनदर टॉक्सिन जो एक्चुअली डिजीज की रीजन है, डिजीज जिसका नेम है टेटनस, दैट टॉक्सिन इज टेटनोस्पाज्मीन। ये टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन है। नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। इस टॉक्सिन की बाइंडिंग साइट है साइनेप्टोसोम्स, साइनेप्टोसोम्स, साइनेप्टिक जंक्शन, नर्व्स हैं, नर्व्स की एंडिंग्स हैं। ये टॉक्सिन वहां पर अटैच हो जाता है और इसकी बाइंडिंग विद साइनेप्टिक जंक्शन इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं होती। एज अ रिजल्ट क्या करेगा कि वंस नर्व इंपल्सेस साइनेप्टिक जंक्शन को क्रॉस कर लें तो वो कंटिन्यूअस इंपल्सेस मसल्स को जाती रहेंगी, रिवर्स नहीं होगी। और इन कंटिन्यूअस इंपल्सेस की वजह से स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, जिसको टेटनी कहा जाता है। कि मसल स्टिफ रहेंगे, रिलैक्स नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, स्पाज में रहेंगे कंटिन्यूअसली। अब इस डिसीज में साइंस क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है कि ये टेटनोस्पाज्मीन टॉक्सिन ने कौन कौन सी नर्व्स को ब्लॉक कर दिए। जिन भी मसल्स की नर्व्स को ये ब्लॉक कर देगा वो मसल्स कॉन्स्टेंटली पाज में रहेंगे। मसलन अगर पर चांस आईज के मसल्स अगर अफेक्ट हो जाते हैं, आईज के मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहें तो आंखें क्लोज नहीं कर पाएगा ह्यूमन या एनिमल। ये डिजीज एनिमल्स में भी है और ह्यूमन में भी है। और लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर सकेगा। इवन के मून लाइट भी पेन का बायस बनती है। तो एज अ रिजल्ट फोटोफोबिया के क्लिनिकल केस लाइट से डरेगा, भागेगा लाइट से, अंधेरे में रहने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारे देहातों में आम जुबान में इस बीमारी को कहा जाता है चांदनी।
चांदनी, इस अलामत की वजह से ईयर्स की नर्व्स ब्लॉक हो जाती है, तो ईयर्स की मूवमेंट नहीं हो सकेगी। जब फेस रीजन के मसल्स की नर्व्स ब्लॉक होती हैं, तो जो क्लिनिकल केस है अपना माउथ ओपन नहीं कर सकेगा, और इस कंडीशन को कहते हैं लॉक जा। सवालों नहीं कर सकेगा, ड्रिंक नहीं कर सकेगा, एनगल्फ नहीं कर सकेगा। और अगर नेक के मसल्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो नेक की मूवमेंट नहीं कर सकेगा। आर्म्स के, लेग्स के मसल्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो एनिमल या क्लिनिकल केस, ह्यूमन क्लिनिकल केस चल नहीं सकेगा। पूरी बॉडी के मसल्स अगर स्टिफ हो जाते हैं, तो चूंकि ये डिजीज पहले हॉर्सेस में इसका पता चला था, तो इस कंडीशन को जिसमें पूरी बॉडी के मसल्स स्टिफ हो जाएं, इसको कहा जाता है वुडन हॉर्स। एक और नेम भी है, सा हॉर्स। पूरी बॉडी के मसल स्टिफ हो जाते हैं, स्पाज में चले जाते हैं। और पर चांस अगर इंटेस्टाइनल सिस्टम के की नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो पेरी स्टाल्टिक मूवमेंट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, स्टूल पास नहीं होगा, गैसेस अकोमुलेट हो जाएंगी। इस कंडीशन को कहा जाता है टिम्पनी। और गैसेस का प्रेशर पड़ेगा डायाफ्राम पे और सांस का इशू बनेगा। और अगर डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम की के मसल्स की नर्व्स ब्लॉक हो जाए, तो फिर रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट की वजह से ह्यूमन की एंड एनिमल की डेथ हो जाएगी। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप? यहाँ तक मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा था क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो पहला न्यूरोटॉक्सिक बैक्टीरिया है। सर लोकचा के बारे में दोबारा बता दें। किसके बारे में अनिला? दोबारा जरा बात करो। सर लोकजा। लॉकजा, जब हमारे फेस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, रिलैक्स ना हो, तो क्लिनिकल केस अपना माउथ ओपन नहीं कर सकेगा। और ये जो हड्डियां हैं फेस में, इनको जॉ कहा जाता है, जबड़े। अपने जबड़े ओपन नहीं कर सकेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं लॉक जॉ।
और फिर ना तो वो खा सकेगा, ना पी सकेगा, ना बोल सकेगा। माउथ अगर खुलेगा नहीं तो वो कुछ भी, माउथ की जितनी एक्टिविटीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। जी बच्चों, कुछ और पूछना चाहें आप? सर टिम्पैनी का बता दें। टिम्पैनी, ये पेट में जो हवा भर जाती है जब कब्ज होती है तो गैसेस जमा हो जाती हैं पेट में, इसको टिम्पनी कहते हैं। अफारा, अफारा सुना होगा आपने, अफारा पंजाबी में कहते हैं अफारा। राइट बच्चों, और कुछ पूछना चाहें? सर लास्ट वाला पॉइंट भी रिपीट कर दे, रेस्पिरेटरी मसल्स जब स्टिफ होंगे तो फिर क्या होएगा? हाँ बेटे, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहें तो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकेगी और एज अ रिजल्ट क्लिनिकल केस की डेथ होगी। जी बच्चों, और कुछ पूछना चाहें? ओके, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? वैसे तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोसिस किया जाता है। इसके जो साइंस हैं डिजीज के, ये पैथोग्नोमिक हैं, स्पेसिफिक है। किसी बीमारी में इस तरह के साइंस हैं। जैसे एंथ्रेक्स में मैंने आपको बताए थे दो साइंस के, वो स्पेसिफिक हैं। तो आप क्लिनिकल साइंस की बेस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे डिजीज हो, कंफ्यूजन हो, पता ना चले, तो फिर आप क्लिनिकल केस से सैंपल ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? वूंड से। हेल्दी हो चुका है बट उस हेल्दी स्किन के अंडर वूंड है, सॉफ्ट होगा, टच करेंगे तो वहां से एक्सुडेट ले लें, कट करके वूंड को ओपन करके ले लें और स्टेनिंग कर सकते हैं। आप दो तरह की स्टेनिंग कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। अगर आपको ड्रम स्टिक बेसिलाई जो कि ग्राम पॉजिटिव है नजर आ जाए तो वो क्लास्ट्रीडियम टेटनाई है। नो डाउट आप कल्चर कर सकते हैं। RCM सारे क्लॉस्ट्रीडिया के लिए ये मीडिया यूज किया जाता है। री इन्फोर्स्ड क्लॉस्ट्रीडियम मीडियम एनारोबिक मीडिया। एनिमल पैथोजेनिसिटी टेस्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। ब्रॉथ कल्चर बैक्टीरिया का लैब एनिमल में, गिनी पिग में या माइस में इंजेक्ट कर दें। विद इन 24 आवर्स उसमें क्लिनिकल साइंस अपीयर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है ये टेस्ट परफॉर्म करना, पहले भी मैंने बताया है कि जो बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन की वजह से डिजीज काज करते हो, वहां ना सिर्फ बैक्टीरिया को बल्कि उसके टॉक्सिन को भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं एंड नो डाउट PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी
एक ऑथेंटिक टेक्निक है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या चाहिए? दो तरह की अप्रोचेस यूज होती हैं। जिस क्लिनिकल केस में इस डिजीज के साइंस अपीयर हो जाएं, क्योंकि बाइंडिंग टॉक्सिन की इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं होती, तो वो तो जितने मसल्स ब्लॉक हो चुके हैं वो तो रिवर्स नहीं होंगे और मोस्ट प्रोबेबली डेथ होगी अगर डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। अर्ली स्टेजेस पे या जैसे ही वूंड आता है, दो अप्रोचेस यूज होती हैं। एक को कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में टेटनोस्पाज्मीन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं, जिसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एटीएस, दैट विल बी पैसिव इम्यूनाइजेशन, कि रेडीमेड एंटीबॉडीज लगा दें। और इस बैक्टीरिया के टॉक्सिन में कोई वेरिएशन नहीं है, एक जैसा ही है टॉक्सिन हर जगह पे, तो लिहाजा एटीएस काम करेगा। अगर बैक्टीरिया वहां बच जाता है, टॉक्सिन बनाता है, तो ये एंटी टॉक्सिन एंटीबॉडीज उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेंगी। लेकिन आपको साथ में एंटीबायोटिक भी यूज करना चाहिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ। पेनिसिलिन काफी दफा लिखवाई है मैंने आपको, चंद मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारी पेनिसिलिन है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन को रेस्पॉन्ड करते हैं, तो कम से कम 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक लाजमी लें, लोकल भी और इंजेक्शन से भी, ताकि बैक्टीरिया मर सके। कुछ लोगों की जॉब नेचर इस तरह की होती है कि उनकी एनवायरनमेंट में इस बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं और उनके इंजरीज भी आने के चांसेस होते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिव इम्यूनाइजेशन करवा लेनी चाहिए, वैक्सीन यूज कर लेनी चाहिए। टॉक्साइड इसकी वैक्सीन को कहते हैं, टॉक्साइड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। टॉक्साइड एटीटी के नाम से, एंटी टेटनस टॉक्साइड, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो ऐसे लोग जिनमें इंजरीज के चांसेस भी होते हैं और इनके एनवायरनमेंट में इस बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे पोलो क्लब में काम करने वाले लोग हैं या आर्मी में काम करने वाले लोग हैं जो इक्वाइंस को डील करते हैं, जो इक्वाइंस को लेके गेम्स करते हैं, रेस लगाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज जहां इक्वाइन के साथ वो इन कांटेक्ट रहते हैं और वूंड आने के चांसेस होते हैं, उनको इसकी वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप? ओके, दूसरा जो बैक्टीरिया है न्यूरोटॉक्सिक, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बाचुलाइनम।
ये डिजीज तो नहीं काज करता, क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग का बायस बनता है बचुलिज्म। बचुलिज्म फूड पॉइजनिंग का नेम है, जो कि बाचुलाइनम टॉक्सिन की वजह से होती है। और रिमेनिंग सारी चीजें उसी तरह से हैं। डिफरेंस क्या है, कि क्लॉस्ट्रिडियम बाचुलाइनम ये भी सॉइल में प्रेजेंट है, रोड्स पे मौजूद है एंडोस्पोर्स की फॉर्म में। फूड की कंटेमिनेशन हो सकती है। वैसे फ्रेश फूड से इस पॉइजनिंग के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। इसको फूड के अंदर एनएरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि ये ग्रो कर सके, ये टॉक्सिन बना सके। और उस फूड को अगर आप खाएंगे तो फिर बाचुलिज्म होगा। पर चांस फूड को पैक करते वक्त ये बैक्टीरिया भी साथ पैक हो जाए, इसके स्पोर्स पैक हो जाए, और जो पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है वो एनएरोबिक हो, एयर उसमें से पास ना होती हो, और वह ज्यादा देर के लिए पड़ा रहे, ऐसा खाने पीने का मटेरियल। रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बाचुलाइनम टॉक्सिन बनाएगा, और ये बहुत लीथल टॉक्सिन है। आपने एक जहर का नेम सुना होगा, स्ट्रिक्नीन। स्ट्रिक्नीन कहते हैं, इसको चख भी लिया जाए तो विद इन सेकेंड्स बंदा मर जाता है स्ट्रिक्नीन से। कुचला कहते हैं इसे आम जुबान में, कुचला। और ये बाचुलाइनम टॉक्सिन मिलियन टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक है स्ट्रिक्नीन से, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ये। आज तक दुनिया में इससे ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस ह्यूमन के लिए और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा पॉइजनस ये है बाचुलाइनम टॉक्सिन। ये क्या करता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैच हो जाता है, मसल्स में इंपल्सेस को जाने ही नहीं देता। तो जिन नर्व्स पे भी ये अटैच हो जाएगा, वो मसल्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। उन मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा। अब देख ले ये कितना खतरनाक है। खाना खा के आएंगे, सो जाएंगे, उठेंगे नहीं, सांस अंदर तो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते, पैरालाइज हो जाते हैं। हर चीज फ्लैसिड हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, हर चीज। बाकी सारे काम उसी तरह से करेंगे। अगर आपने इस पॉइजनिंग को आइडेंटिफाई करना हो
फूड में भी और क्लिनिकल केस में भी बैक्टीरिया प्लस टॉक्सिन को डिटेक्ट करना होगा। तरीकाकार वही है सारा जो मैं पहले क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई में आपको बता चुका हूं। एक डिफरेंस है, बाचुलाइनम टॉक्सिन में वेरिएशन मौजूद है, क्लॉस्ट्रीडियम में नहीं है, इसमें मौजूद है। सेवन टाइप्स हैं इसकी टॉक्सिजेनिक और 3 ज्यादा हैं। और अगर किसी को बाचुलिज्म हो जाए तो एक पॉलीवैलेंट एंटीटॉक्सिन कमर्शियली अवेलेबल है जो कि 3 सीरोटाइप्स के खिलाफ है, ए, बी एंड ई। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये एंटीटॉक्सिन लगवा लेना चाहिए। और फिर लगवाने के बाद भी किस्मत है उस क्लिनिकल केस की कि अगर इन सीरोटाइप्स की वजह से इंफेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, तो वो बच जाएगा। अगर कोई और है तो फिर इसका सर्वाइवल नहीं होता। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहिए आप, कोई सवाल करना चाहिए? सर अगर ये वाला अगर बॉडी में चला जाए मतलब एंडोस्पोर की फॉर्म में तो फिर कोई नहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट है? नहीं नहीं, ये बॉडी में टॉक्सिन नहीं बनाता। इन विट्रो एनवायरनमेंट में टॉक्सिन बनाता है फूड के अंदर, बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन नहीं बनता। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। और अटेंडेंस आज ही आपने मुझे सेंड कर देनी है, आज ही। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।